नमस्कार मित्रों, हिस्ट्री रिसर्च पॉइंट पर आप सभी का स्वागत करता हूं। हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में है, यहाँ पर भी शो हो रहा है 8318397276 हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है। जिनको भी एनसीईआरटी हिस्ट्री का कंप्लीट कोर्स ज्वाइन करना है वह लोग ज्वाइन कर सकते हैं। एनसीईआरटी हिस्ट्री कंप्लीट कोर्स है, 1499 रुपये का कंप्लीट कोर्स है। जो भी लोग ज्वाइन करना चाहें ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। और पूरा क्लास 6 to 12 की पूरी एनसीईआरटी का कंप्लीट कोर्स है। एनसीईआरटी का चैप्टर वाइज सारे नोट्स मिलेंगे, चैप्टर वाइज सारी टेस्ट सीरीज मिलेगी, लेक्चर्स वीडियो मिलेंगे, सारे के सारे नोट्स मिलेंगे, मास्टर टेस्ट सीरीज है आपका, ठीक है। तो आइए शुरुआत करते हैं। 1499 रुपये का कंप्लीट कोर्स आप लोग जो भी लोग ज्वाइन करना चाहें ज्वाइन कर सकते हैं। यह टेस्ट सीरीज संख्या 18 है मित्रों, मास्टर टेस्ट सीरीज संख्या 18, ठीक है। टेलीग्राम आप सभी लोग जरूर ज्वाइन कर लें, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है टेलीग्राम का। आप सभी लोग टेलीग्राम बिल्कुल ज्वाइन कर लीजिएगा। आइए, मास्टर टेस्ट सीरीज संख्या 18 आप लोग के स्क्रीन पर है। देखिए पीडीएफ है, इस पर ध्यान मत दीजिए। यह जो मास्टर टेस्ट सीरीज है यह पीडीएफ है, मतलब 8वां पीडीएफ है ये। लेकिन अगर वीडियो फॉर्मेट में देखा जाए तो यह टेस्ट सीरीज संख्या 18 है। पहला प्रश्न आप लोग की स्क्रीन पर है कि ब्रह्म समाज के संबंध में नीचे दिए गए कथनों पर विचार करना है। तो विचार करिए। राजा राम मोहन राय के बाद ब्रह्म समाज की परंपरा को देवेंद्रनाथ ठाकुर ने आगे बढ़ाया, ये सही है आपका। फिर ब्रह्म समाज का अधिकांश प्रभाव ग्रामीण क्षेत्रों के किसानों मजदूरों पर था। तो ये आपका पहला तो आपका सही है, लेकिन दूसरा आपका क्या है, दूसरा गलत है। तो इनमें से कौन सा कथन सत्य है? तो केवल एक, मतलब विकल्प ए जो है आपका सही है, ठीक है। व्याख्या देख लीजिएगा आप लोग। इसमें पहला कथन सत्य है। राजा राम मोहन राय को ब्रह्म समाज की परंपरा को 1843 के बाद देवेंद्रनाथ ठाकुर ने आगे बढ़ाया। 1866 के बाद इस आंदोलन को केशव चंद्र सेन ने आगे बढ़ाया। दूसरा कथन असत्य है। ब्रह्म समाज का प्रभाव अधिकांश नगरीय शिक्षित वर्ग तक ही सीमित रहा। फिर भी 19वीं और 20वीं सदी में बंगाल और शेष भारत के बौद्धिक, सामाजिक और सांस्कृतिक राजनीतिक जीवन पर इसका गहरा प्रभाव पड़ा। प्रश्न 3 देखिएगा। 1840 में बंबई प्रांत में स्थापित परमहंस मंडली का मुख्य उद्देश्य क्या था? परमहंस मंडली का उद्देश्य क्या था? 1840 में बंबई प्रांत में स्थापित परमहंस मंडली का जो उद्देश्य था वह क्या था? तो परमहंस मंडली की स्थापना कब हुई थी? 1840 में। कहाँ हुई थी? मुंबई में हुई थी, ठीक है, मुंबई में हुई थी, ठीक है। 1840 में मुंबई में परमहंस मंडली की स्थापना हुई थी और इसका उद्देश्य क्या था? मूर्ति पूजा और जाति प्रथा का विरोध करना, विकल्प सी। व्याख्या देखिएगा। बंबई प्रांत में सामाजिक धार्मिक सुधार कार्य का आरंभ 1840 में परमहंस मंडली ने आरंभ किया। इसका मुख्य उद्देश्य मूर्ति पूजा और जाति प्रथा का विरोध करना था। पश्चिमी भारत के पहले धार्मिक सुधारक संभवतः गोपाल हरि देशमुख थे, जिसे जनता लोकहितवादी कहते थे। प्रश्न 4 देखिएगा। प्रार्थना समाज की स्थापना किसने किया? प्रार्थना समाज की स्थापना किया था आत्माराम पांडुरंग ने, विकल्प ए जो है वह आपका सही है। प्रार्थना समाज की स्थापना केशव चंद्र सेन की प्रेरणा से 1867 में आत्माराम पांडुरंग ने मुंबई में किया था। अब प्रार्थना समाज की स्थापना कौन किया था? तो आत्माराम पांडुरंग ने किया था। कब किया था? 1866 में, ठीक है, 1866 में किया था, ठीक है। और केशव चंद्र सेन की प्रेरणा से किया था इन्होंने। प्रश्न 5 देखिएगा, आपकी स्क्रीन पर है। प्रार्थना समाज के संबंध में नीचे दिए गए कथनों पर विचार करना है। यह ब्रह्म समाज से बहुत प्रभावित था, बिल्कुल। इसने एक ईश्वर की पूजा का प्रचार किया, ये भी सही है। तेलुगु सुधारक वीरेश लिंगम ने इसका प्रसार दक्षिण भारत में किया था। तो ये बातें गलत हैं। कौन सा कथन सत्य है? केवल 1 और 2, मतलब विकल्प ए जो है आपका सही है। ये क्या कह रहा है? तेलुगु सुधारक वीरेश लिंगम ने इसका प्रसार दक्षिण भारत में किया। 1 2 3 बोल रहा है, सही है। चलिए इसको देखते हैं, समझते हैं इसको, इसकी व्याख्या देख लेते हैं। उपरोक्त सभी कथन सत्य है। चूंकि केशव चंद्र सेन की प्रेरणा से डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग और महादेव गोविंद रानडे ने प्रार्थना समाज की स्थापना की, इसलिए इस पर ब्रह्म समाज का गहरा प्रभाव पड़ा। प्रार्थना समाज ने एक ईश्वर की पूजा पर प्रसार किया। धर्म को जाति प्रथा की रूढ़ियों से तथा पुरोहितों के वर्चस्व से मुक्त कराने का प्रयास किया। तेलुगु सुधारक वीरेश लिंगम के प्रयासों से प्रार्थना समाज का प्रसार दक्षिण भारत में हुआ, ठीक है। तो प्रार्थना समाज का प्रसार जो दक्षिण भारत में हुआ था वह तेलुगु सुधारक वीरेश लिंगम के प्रयास से हुआ था दक्षिण भारत में, तो ये सही है आपका। प्रश्न 6 देखिएगा।
1896 में विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब हुई थी? 1896 में हुई थी। और इसका उद्देश्य क्या था? तो चार ऑप्शन है आप लोग के सामने। तो सामाजिक कल्याण और समाज की सेवा करना यह उसका उद्देश्य था। विकल्प बी जो है आपका सही है। व्याख्या देख लीजिएगा। मानवतावादी राहत कार्य और समाज कल्याण के कार्य को करने के लिए 1896 में विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। देश के विभिन्न भागों में इस मिशन की अनेक शाखाएं खोली थी। तो उसने स्कूल, अस्पताल, दवाखाने, अनाथालय, पुस्तकालय आदि खोलकर समाज सेवा के कार्य किए। इस तरह से इनका जोर व्यक्ति की मुक्ति नहीं बल्कि सामाजिक कल्याण और समाज सेवा पर था। प्रश्न 7 देखिएगा। विभिन्न संस्था या संगठनों तथा उनके संस्थापकों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सम्मिलित है? तो आर्य समाज की स्थापना करने वाले दयानंद सरस्वती थे। थियोसॉफिकल सोसाइटी, ये आपका 1 2 सही है, लेकिन 2 आपका गलत है, क्योंकि थियोसॉफिकल सोसाइटी के संस्थापक जो थे कर्नल अलकाट एवं मैडम ब्लाटवस्की थी। ठीक है, न कि एनी बेसेंट। हाँ, एनी बेसेंट जुड़ी हुई थी जरूर, लेकिन संस्थापक नहीं थे। मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज के संस्थापक कौन थे? सर सैयद अहमद खान। तो कौन सा कथन सत्य है? तो 1 और 3 आपका क्या है? सही है, मतलब विकल्प डी जो है आपका सही है। कुछ तकनीकी समस्याएं हैं, पावर ऑफ होने वाला था इसीलिए मैंने। तो 1 और 3 आपका क्या है? सही, विकल्प डी। प्रश्न 8 देखिएगा। स्वामी दयानंद सरस्वती के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? इन्होंने दक्षिण भारत में हिंदू धर्म के सुधार के लिए आर्य समाज की स्थापना की। तो ये बात है गलत है भैया। देखिए, हिंदू धर्म के सुधार के लिए आर्य समाज की स्थापना की। यहाँ पर देख लेते हैं। ये मूर्ति पूजा, कर्मकांड, पुरोहितवाद, ब्राह्मण द्वारा प्रचलित हिंदू धर्म के विरोधी थे। मतलब इस तरह से मूर्ति पूजा कर्मकांड का ये क्या थे? विरोधी थे। ये तो सही है। इन्होंने वेदों की और लौटों का नारा दिया। ये भी सही है। बैक टू वेदास का नारा दिया। मूर्ति पूजा कर्मकांड के विरोधी थे। इनके द्वारा स्थापित आर्य समाज का मुख्य उद्देश्य हिंदुओं के धर्म परिवर्तन कोरोना से रोकना भी था। ये भी सही है। कौन सा कथन सही नहीं है? तो विकल्प ए आपका सही नहीं है। मैं बताता हूँ क्यों नहीं सही है। यहाँ पर व्याख्या देख लीजिए। केवल एक कथन असत्य है। स्वामी दयानंद सरस्वती ने उत्तर भारत में हिंदू धर्म के सुधार हेतु 1875 में आर्य समाज की स्थापना की। उनका मानना था कि तमाम झूठी शिक्षाओं से भरे पुराण की सहायता से स्वार्थी और अज्ञानी पुरोहितों ने हिंदू धर्म को भ्रष्ट कर रखा था। दयानंद ने वेदों की प्रेरणा प्राप्त की और वेदों की ओर लौटों का नारा दिया। स्वामी दयानंद सरस्वती ने बाद के उन सभी धार्मिक विचारों को रद्द कर दिया जो वेदों से मेल नहीं खाते थे। ठीक है। प्रश्न 9 देखिएगा। भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी का मुख्यालय जो है अड्यार में था। ये तो सही आपका। थियोसॉफिस्टों ने हिंदुत्व, जरथुस्त्र मत और बौद्ध मत जैसे प्राचीन धर्मों को पुनर्स्थापित और मजबूत कराने का प्रयास किया। यह भी आपका सही है। ठीक है। तो कौन सा कथन सत्य है? तो 1 और 2 दोनों बातें सही हैं। विकल्प सी। व्याख्या देख लीजिएगा। उपरोक्त दोनों कथन सत्य है। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना संयुक्त राज्य अमेरिका में मैडम एच.टी. ब्लाटवस्की और कर्नल एच.एस. अलकाट द्वारा किया गया। बाद में भारत आ गए और 1886 में मद्रास के करीब अड्यार में उन्होंने सोसाइटी का मुख्यालय खोला था। 1886 में मद्रास के अड्यार में उन्होंने क्या किया? मुख्यालय खोला था। थियोसॉफिस्ट प्रचार करते थे कि हिंदुत्व, जरथुस्त्र मत और बौद्ध मत जैसे प्राचीन धर्मों को पुनर्स्थापित और मजबूत किया जाए। यह पश्चिमी देशों के साथ ऐसे लोगों द्वारा चलाया जा रहा था। एक आंदोलन था जो भारतीय धर्मों तथा दार्शनिक परंपरा का महिमा मंडन करते थे। ठीक है। प्रश्न 10 देखिएगा। बनारस में केंद्रीय हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो सीएचएस मतलब केंद्रीय हिंदू विद्यालय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? एनी बेसेंट के द्वारा की गई थी। ठीक है। विकल्प ए जो है आपका सही है। देखिए, भारत में श्रीमती एनी बेसेंट के प्रमुख कार्यों में से एक था बनारस में केंद्रीय हिंदू विद्यालय की स्थापना करना, जिसे बाद में मदन मोहन मालवीय ने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के रूप में विकसित किया। भारत में श्रीमती एनी बेसेंट के प्रमुख कार्यों में से एक था कि बनारस में केंद्रीय हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना करना, जिसे बाद में मदन मोहन मालवीय ने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय यानी बीएचयू की स्थापना मदन मोहन मालवीय ने किया था। प्रश्न 11 देखिएगा। प्रश्न संख्या 11। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। 2 कथन दिए गए हैं। मोहम्मदन लिटरेरी सोसाइटी ने मुसलमानों में धार्मिक, राजनैतिक और सामाजिक प्रश्नों पर विचार विमर्श को बढ़ावा दिया। सही है। सैयद अहमद खान द्वारा मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना
इस्लामिक धर्म और शिक्षा का प्रसार करने के लिए किया गया। यह भी आपका सही है। नहीं, ये आपका देखिए पहला तो आपका सही है, लेकिन दूसरा आपका गलत है, क्योंकि सैयद अहमद खान जो था वह सैयद अहमद खान जो थे वह क्या बोलते हैं, वह मुसलमानों में आधुनिकता लाना चाहते थे। तो इस्लामी धर्म जो शिक्षा प्रसार उन्होंने नहीं किया, बल्कि उन्होंने मतलब कि विज्ञान का प्रचार किया और पाश्चात्य शिक्षा का प्रचार किया मुसलमानों में। ठीक है, तो यह आपका कौन सा कथन सत्य है? तो केवल 1 सही है, लेकिन 2 आपका गलत है, 2 गलत है। कौन सा कथन सत्य है? तो केवल 1, विकल्प ए। व्याख्या देख लीजिएगा। मुसलमानों में धार्मिक सुधार आंदोलन का आरंभ कुछ देर से हुआ। उच्च वर्गों के मुसलमानों ने पश्चिमी शिक्षा व संस्कृति के संपर्क से बचने की कोशिश की। इस दिशा में आरंभ 1863 मोहम्मडन लिटरेरी सोसाइटी ने किया। इस सोसाइटी ने आधुनिक विचारों के प्रसार में धार्मिक, सामाजिक और राजनीतिक प्रश्नों पर विचार विमर्श को बढ़ावा दिया तथा पश्चिमी शिक्षा अपनाने के लिए उच्च एवं मध्य वर्ग के मुसलमानों को प्रेरित किया। दूसरा कथन असत्य है। सैयद अहमद खान का विश्वास था कि मुसलमानों का धार्मिक व सामाजिक जीवन पाश्चात्य वैज्ञानिक ज्ञान और संस्कृति को अपनाकर ही सुधर सकता है। इन्होंने 1875 में अलीगढ़ में मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना किया। पाश्चात्य विज्ञान और संस्कृति का प्रसार करने वाले केंद्र के रूप में इसको जाना जाता है। ठीक है मित्रों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करेगा, टेलीग्राम को बिल्कुल ज्वाइन करेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया। अगर इसके पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइएगा, एनसीईआरटी हिस्ट्री मास्टर टेस्ट के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, प्लेलिस्ट में जाइए और सभी वीडियो को देखिएगा। टेलीग्राम बिल्कुल ज्वाइन करेगा, और हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में ऊपर भी शो हो रहा है, आप लोग कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, 1499 रुपये का कोर्स है, आप लोग बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हैं। आइए शुरुआत कर, आइए फिर से देख लेते हैं। कुछ प्रश्न बाकी है तो क्या उसको बाकी लगाया जाए। प्रश्न 12 देखिएगा। रहनुमाई मादायान सभा, जिसे हम रिलीजियस रिफॉर्म एसोसिएशन का कहते हैं, का संबंध किस धर्म से था? तो पारसी धर्म से था, और इसको दादा भाई नौरोजी ने इसको शुरू किया था। पारसी लोगों में धार्मिक सुधार की शुरुआत मुंबई में 19वीं सदी के आरंभ में होती है। 1851 में रहनुमाई मादायान सभा का आरंभ नौरोजी फरदूजी और दादा भाई नौरोजी SS बंगाली तथा अन्य लोगों ने किया था। इन सभी ने धर्म के क्षेत्र में हावी रूढ़िवाद के खिलाफ आंदोलन चलाया। स्त्रियों को शिक्षा, विवाह और कुल मिलाकर स्त्रियों को सामाजिक स्थिति के बारे में पारसी सामाजिक रीति रिवाज के आधुनिकीकरण का आरंभ किए थे। प्रश्न 13 देखिएगा। 1920 में पंजाब में शुरू हुए अकाली आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या है? अकाली आंदोलन का जो उद्देश्य था वह गुरुद्वारों के प्रबंध का सुदृढ़ीकरण करना था, विकल्प डी। ठीक है, व्याख्या देख लीजिएगा। सिख लोगों में धार्मिक सुधार का प्रारंभ 19वीं सदी के अंत में हुआ था, जब अमृतसर में खालसा कॉलेज की स्थापना हुई। लेकिन सुधार के प्रयासों को 1920 में बल मिला, जब पंजाब में अकाली आंदोलन आरंभ हुआ। अकालियों का मुख्य उद्देश्य गुरुद्वारों के प्रबंध का सुदृढ़ीकरण करना। इन गुरुद्वारों को भक्त सिखों की ओर से जमीनें और धन दान स्वरूप मिलते थे, परंतु उनका प्रबंध भ्रष्ट और स्वार्थी महंतों द्वारा मनमाने ढंग से किया जाता था। अकालियों के नेतृत्व में 1921 में सिख जनता ने इन महंतों और उनकी सहायता करने वाली सरकार के खिलाफ एक शक्तिशाली सत्याग्रह आंदोलन चलाया था। मतलब यह आपका जो उस समय भ्रष्टाचारी महंत थे उसके खिलाफ, गुरुद्वारों के प्रबंध के शुद्धिकरण के लिए यह आंदोलन चला था। अकाली आंदोलन 1920 में चला था। ठीक है, प्रश्न 14 देखिएगा। 2 कथन दिए गए हैं, कौन सा कथन सत्य है ये आपको बताना है। 19वीं और 20वीं शताब्दी के धार्मिक आंदोलन के संबंध में नीचे दिए गए कथनों पर विचार करना है। ये धार्मिक सुधार आंदोलन बुद्धिवाद और मानवतावाद के सिद्धांतों पर आधारित थे, बिल्कुल सही है आपका। दूसरा देखिए, इन आंदोलन ने उभरते हुए मध्य वर्ग और आधुनिक शिक्षा प्राप्त लोगों को सबसे अधिक प्रभावित किया। नहीं, देखिए न तो ये आपका 1 सही है और न ये आपका 2 सही है। ठीक है, तो ये कौन सा कथन सत्य है ये देखिए। ये आंदोलन उभरते हुए मध्य वर्ग और आधुनिक शिक्षा प्राप्त लोगों को सबसे अधिक प्रभावित किया है। चलिए दोनों मान लेते हैं, दोनों सही है आपका। ठीक है, 1 और 2 कुछ बातें होती हैं। विकल्प सी। उपरोक्त दोनों कथन सत्य है। आधुनिक युग के धार्मिक सुधार आंदोलन की मुख्य बात यह थी कि आंदोलन बुद्धिवाद और मानवतावाद के सिद्धांतों पर आधारित था। हालांकि लोगों को अपनी ओर खींचने के लिए कभी कभी आस्था और प्राचीन ग्रंथों का सहारा भी लेता था। इन धार्मिक आंदोलन ने उभरते हुए मध्य वर्ग और आधुनिक शिक्षा प्राप्त लोगों को सबसे अधिक प्रभावित किया। यह आंदोलन ने भारतीय धर्मों के कर्मकांड, अंधविश्वास और बुद्धि विरोधी पुराणपंथी पक्षों का भी विरोध किया। ठीक है, प्रश्न 15 देखिएगा। धार्मिक सामाजिक सुधार आंदोलन के नकारात्मक पक्षों के संबंध में नीचे दिए गए कथनों पर विचार करना है। इन आंदोलनों की पहुंच किसानों नगरों की गरीब जनता तक नहीं थी, ये तो सही है। इसने मानव बुद्धि और वैज्ञानिक दृष्टिकोण की श्रेष्ठता के विचार को धक्का पहुंचाया, यह भी सही है। धर्म में जरूरत से ज्यादा जोर देने पर समाज में फूट की प्रवृत्ति बढ़ी, यह भी सही है। 1, 2, 3 कौन बातें सत्य हैं? तो 1, 2, 3 तीनों बातें सही है, विकल्प डी।
उपरोक्त सभी कथन सत्य हैं। सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन के कुछ नकारात्मक पक्ष भी थे। ये सभी समाज के बहुत छोटे बड़े भाग यानी नगरीय उच्च या मध्य वर्ग की आवश्यकताएं पूरी करते थे। इनमें से कोई भी, यहाँ देख लेते हैं, इनमें से कोई भी बहुसंख्यक किसानों, नगरों की गरीब जनता तक नहीं पहुंचा। मतलब जो धार्मिक सामाजिक सुधार आंदोलन थे वो मतलब नगरों में बड़े बड़े लोगों तक ही सीमित रहे, ठीक है, ग्रामीण परिवेश में गरीबों तक नहीं आए। ये लोग अधिकांशतः परंपरागत रीति रिवाजों में ही झगड़े रहे। कारण यह था कि आंदोलन मूलतः भारतीय समाज के शिक्षित और नगरीय भागों की आकांक्षाओं को ही प्रतिबिंबित करता था। इन आंदोलन की दूसरी कमी यह थी कि पीछे घूमकर अतीत की महानता का गुणगान करता था। मतलब जो भी क्या बोलते हैं, जो भी धार्मिक आंदोलन हुए थे उसमें अतीत के गौरव को बताया गया ताकि लोग अपने अतीत से परिचित हो सकें, ठीक है, यही बातें हैं इसमें, ठीक है। प्रश्न 16 देखिएगा, औपनिवेशिक काल के दौरान किन कारकों ने जाति प्रथा को कमजोर किया? जाति प्रथा को कमजोर रेलवे ने किया, आधुनिक व्यापार उद्योग ने किया, ठीक है, नई शिक्षा प्रणाली ने किया। नई शिक्षा प्रणाली ने लोगों को जागरूक किया, ठीक है। रेलवे में क्या होता है, रेलवे का विकास हुआ तो बहुत सारे धर्म के लोग, जाति के लोग, क्षेत्र के लोग, भाषा के लोग एक जगह यात्रा करने लगे साथ साथ, ठीक है। आधुनिक व्यापार उद्योग भी की वजह से भी कई लोग मतलब कि छुआछूत या जातिपात थोड़ा कमजोर हुआ। तो 134 आपका सही है, ठीक है, विकल्प सी। व्याख्या देख लीजिएगा, ब्रिटिश शासन ने ऐसी अनेक शक्तियों को जन्म दिया जिन्होंने धीरे धीरे जाति की कड़ी को कमजोर किया। आधुनिक उद्योग, रेलों, बसों के आरंभ ने तथा बढ़ते नगरीकरण के कारण खासकर शहरों में विभिन्न जाति के लोगों के बीच संपर्क को अपरिहार्य बना दिया गया। आधुनिक व्यापार उद्योग ने आर्थिक कार्यकलाप के नए क्षेत्र सभी के लिए पैदा किए और एक आधुनिक औद्योगिक समाज में जाति और व्यवसाय का पुराना संबंध चलाना कठिन था, ठीक है। वही बात है यहाँ पर देखिए, अब आधुनिक जो व्यापार उद्योग था उससे भी जाति प्रथा कमजोर हुई। क्यों नहीं कमजोर हुई भैया? क्योंकि अब जाति के आधार पर व्यवसाय थोड़ी चल सकता था। अब सब लोग तेल बेचने का काम लोहार कर सकता था, लोहे का काम तेली कर सकता था, ठीक है, बाकी जातियां कर सकती थी, ठीक है। प्रश्न 17 देखिएगा, निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। भारत में राष्ट्रीय आंदोलन के विकास ने जाति प्रथा को बढ़ावा दिया। जाति प्रथा को बढ़ावा दिया राष्ट्रीय आंदोलन विकास में, बिल्कुल ये गलत है आपका। गांधी जी ने छुआछूत के खात्मे के लिए आत्मसम्मान आंदोलन चलाया, क्योंकि ये भी आपका गलत है, ठीक है। 1 भी गलत है, 2 भी गलत है। कौन सा कथन सत्य है पूछ रहा है, तो न तो 1 सही है न तो 2 सही है, मतलब विकल्प डी। व्याख्या देख लीजिएगा, पहला कथन असत्य है। राष्ट्रीय आंदोलन के विकास ने जाति प्रथा को कमजोर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। राष्ट्रीय आंदोलन को उन तमाम संस्थाओं का विरोध था जो भारतीय जनता को बांट कर रखती थी। मतलब राष्ट्रीय आंदोलन ने लोगों का एकीकरण किया, न कि उसे बांटा, ठीक है। दूसरा कथन असत्य है। गांधी जी अपनी सार्वजनिक गतिविधियों में छुआछूत के खात्मे को जीवन भर एक प्रमुख काम मानते रहे, ठीक है। उन्नीस सौ 32 में उन्होंने इस उद्देश्य से अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना किया। 1932 में इन्होंने क्या किया? अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना किया। इनका तर्क था कि हिंदू शास्त्रों में छुआछूत को कोई मान्यता नहीं दी गई है। आत्मसम्मान आंदोलन दक्षिण भारत में ब्राह्मणों द्वारा लादी गई योग्यताओं का मुकाबला करने के लिए गैर ब्राह्मणों द्वारा 1920 में शुरू किया गया। अब 1920 में दक्षिण भारत में गैर ब्राह्मणों के द्वारा शुरू किया गया और विशेष रूप से नायकर नाम का था पेरियार, उन्होंने आत्मसम्मान आंदोलन शुरू किया था, ठीक है, रामास्वामी नायकर ने, न कि महात्मा गांधी ने। प्रश्न 18 देखिएगा, अखिल भारतीय अनुसूचित जाति महासंघ की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? भीमराव अम्बेडकर के द्वारा। विकल्प सी जो है आपका सही है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो खुद एक अनुसूचित जाति के थे, उन्होंने अपना पूरा जीवन जातिगत अत्याचार विरोधी संघर्ष को समर्पित कर दिया। इसके लिए उन्होंने अखिल भारतीय अनुसूचित जाति महासंघ की स्थापना की। प्रश्न 19 देखिएगा, श्री नारायण गुरु ने जाति प्रथा के खिलाफ जीवन भर संघर्ष भारत के किस क्षेत्र में किया था? तो केरल में किया था। विकल्प जो है आपका सही है, केरल। केरल में श्री नारायण गुरु ने जाति प्रथा के खिलाफ जीवन भर संघर्ष चलाया। उन्होंने मानव जाति के लिए एक धर्म एक जाति एक ईश्वर का प्रसिद्ध नारा दिया था। तो नारायण गुरु का यह नारा था, एक धर्म एक जाति एक ईश्वर। प्रश्न 20 देखिएगा, इस सीरीज का सबसे आखिरी प्रश्न, भारत में सर्वप्रथम किसने निचली जातियों की लड़कियों के लिए स्कूल खोला था? तो ज्योतिबा फुले ने। विकल्प बी जो है आपका सही है। व्याख्या देख लीजिएगा, महाराष्ट्र में 19वीं सदी के उत्तरार्ध में निचली जाति में जन्मे ज्योतिबा फुले ने ब्राह्मणों की धार्मिक सत्ता के खिलाफ जीवन भर आंदोलन चलाया था। वे आधुनिक शिक्षा की निचली जातियों की मुक्ति का सबसे शक्तिशाली अस्त्र समझते थे। वे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने निचली जातियों की लड़कियों के लिए स्कूल खोला था। ठीक है मित्रों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करेगा, टेलीग्राम को बिल्कुल ज्वाइन करेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर इसके पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाएगा, एनसीईआरटी हिस्ट्री मास्टर टेस्ट नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, प्लेलिस्ट में जाइए, सभी वीडियो देखिए। यह हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है 8318397276।
₹1499 का कंप्लीट कोर्स है। एनसीईआरटी हिस्ट्री का मास्टर टेस्ट एनसीईआरटी हिस्ट्री का कंप्लीट कोर्स ₹1499 का है। आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है मित्रों, धन्यवाद आप लोग को।